Heads of income. Heads of income, section 14. Remember it. Section 14 of Income Tax Act 1961. You all have to remember it. For heads of income, section 14 of Income Tax Act 1961. And section 14 of the Income Tax Act 1961 states what? All income shall, for the purpose of charge of income tax and computation of total income, be classified under the following 5 heads of income. Means there are total 5 heads of income, with the help of which computation of total income will be done. And those 5 heads of income are given here. First, देखो, any person, कोई भी person होगा, उसको ये 5 head of income है, जिससे उसकी income calculate होगी, total income calculate होगी. These 5 heads of income are very important and you all have to remember it. देखो, या तो बंदे को इनकम फ्रॉम सैलरी मिलेगा, या तो बंदे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा, उसका घर है, एक्स्ट्रा होम है, फ्लैट्स है, भाड़े पे दिया, बराबर है, जो भी है, अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, रेंट पे दी है, तो उसको इनकम मिल रहा है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. फिर अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है, ठीक है, उसका बिजनेस और प्रोफेशन है, तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन होगा. देन कैपिटल गेन्स, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी अपनी बेच दी तो उससे उसको जो गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, दैट इज व्हाट कैपिटल गेन्स. उसका एग्जांपल भी दिया था. फ्लैट 50 लाख में परचेस किया था और उसने आफ्टर 5 इयर्स उसने 80 लाख में बेच दिया, तो 30 लाख का प्रॉफिट हो गया. तो 30 लाख का प्रॉफिट, दैट इज व्हाट कैपिटल गेन्स. क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल गेन्स, राइट. तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आता है, वो आगे हम लोग करेंगे, डोंट वरी. अभी फिलहाल कैपिटल गेन्स याद रखने का. और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मींस जो ऊपर के चारों इनकम में फॉल नहीं होगा. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब जो ऊपर जो 4 हेड है उसमें नहीं आएगा, वो सब इनकम किधर आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. जैसे सेविंग बैंक में आपका पैसा रहता है, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी से इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट है. डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज, फॉरेन कंपनीज हो गया या इंडियन कंपनी भी हो गया, तो अप टू 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर तो टैक्सेबल है ना, बराबर है. तो कोई भी इनकम, अभी लॉटरी से इनकम मिल गया, लॉटरी जीत गया तो उधर से इनकम मिल गया. केबीसी खेल रहा है, केबीसी खेल रहा है, वहां से जीत गया, तो वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. मतलब जो ये 4 हेड्स में नहीं आएगा, वो लास्ट वाले हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. तो याद रखना, these 5 heads of income are very important under section 14 of Income Tax Act 1961. Salary, income from house property, profits and gains of business or profession, कैपिटल गेन्स, और जो चारों में नहीं आएगा वो आ जाएगा फाइनली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ये हमने पूरा लास्ट लेक्चर में किया, इसको एक बार और रिव्यू करवाया बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में रहना चाहिए. अब सबसे फर्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्मेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला सैलरी. फर्स्ट फॉर्मेट विल बी फॉर सैलरी, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. ओके, तो पहला फॉर्मेट है इनकम फ्रॉम सैलरी का. स्टेप बाय स्टेप वी विल रिवाइज द फॉर्मेट, बिकॉज फॉर्मेट के ऊपर ही पूरा सब कुछ डिपेंड है बेटा. समझा के नहीं? फॉर्मेट के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है, याद रखना. तो लेट्स मूव टू इनकम फ्रॉम सैलरी. क्या बेटा? इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड इनकम फ्रॉम सैलरीज, राइट है. सेक्शन इज व्हाट फॉर दिस? सेक्शन इज व्हाट? सेक्शन 15 टू सेक्शन 17. व्हाट बेटा? सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी का जो, ये देखो ये सैलरी लिखा है, इट मींस व्हाट? इनकम फ्रॉम सैलरी. हाँ, ठीक है. तो इसका जो भी प्रोविजन है दैट कवर्ड अंडर सेक्शन 15 टू सेक्शन 17, याद रखो. तो आ जाओ सैलरी में. सबसे पहले कैसे कैलकुलेशन होगा, क्या फॉर्मेट है फॉर सैलरी का, तो उसके लिए पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा कि आखिर है क्या ये चीज. तो लेट्स start with the introduction first, and after introduction your format will be there. So first basic introduction, very general and basic introduction. Now salary means what beta? It's a common thing. Salary means the remuneration received by an employee from his employer for services rendered. Simple sa funda hai na, but what is salary? Salary means what? Remuneration received by an employee. अभी मैं एम्प्लॉय हूं तो मैं रेम्यूनरेशन रिसीव करूंगा, राइट है. किससे? फ्रॉम माय एम्प्लॉयर, बराबर है. तो मेरा एम्प्लॉयर कौन होगा अभी फिलहाल? ठाकुर कॉलेज, राइट है.
मालूम पड़ा? तो फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर सर्विसेज जो रेंडर्ड कर रहे हैं, जो मैं सर्विसेज रेंडर्ड कर रहा हूँ उससे रिलेटेड मुझे रेम्यूनरेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, राइट? तो आप भी अगर किसी फर्म में या कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, बराबर है, तो जहां काम कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी देगा, बराबर है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपका एम्प्लॉयर हो गया और आप एम्प्लॉय हो गए, तो वहां से आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वो आपका सैलरी का पार्ट, दैट इज व्हाट सैलरी। तो सैलरी के लिए सबसे मेन चीज क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन मस्ट बी देयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट बेटा? फॉर सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन मस्ट बी देयर। So salary means clear hai, normal funda. Salary means what? The remuneration. Remuneration received by an employee from his employer for services rendered. Okay? Any individual who receives remuneration, screenshot लेना है तो screenshot ले लो बेटा. Any individual who receives remuneration from his employer is liable to be taxed on his income from salary. अरे बेटा, जिसको भी सैलरी मिल रहा है, जिसको भी इनकम मिल रहा है, उसके एम्प्लॉयर से जो भी इनकम आपको मिलेगा, बराबर है, जहां आप काम कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन जो भी इनकम आपको दे रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन हो गया? एम्प्लॉयर। जिस फर्म में आप काम कर रहे हो, बराबर है, जिस फर्म में आप एम्प्लॉय के बेस पे काम कर रहे हो, तो वो फर्म आपका एम्प्लॉयर हो गया, बराबर है, उसने आपको एम्प्लॉय किया है, वो कंपनी ने आपको एम्प्लॉय किया है, राइट है, तो वो कंपनी या फर्म वो एम्प्लॉयर है और आप एम्प्लॉई हो, आप काम कर रहे हो, समझा कि नहीं? तो अगर एम्प्लॉयर आपको कुछ भी इनकम दे रहा है तो वो सब सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, दैट ऑल विल बी व्हाट? टैक्स्ड अंडर द हेड ऑफ सैलरी, अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी। याद रखना इसका मतलब, या व्हाट बेटा? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन मस्ट बी देयर, और एम्प्लॉयर अगर आपको कुछ भी इनकम दे रहा है तो वो सैलरी का पार्ट हो गया, दैट्स इट, राइट? नाउ for a payment to be regarded as salary, it is essential that the relationship between the payer and payee is that of an employer and employee or master and servant. Yes beta, normally for a payment to be regarded as salary, उसके लिए अभी पेयर कौन होगा? ऑर्गेनाइजेशन। पेई कौन होगा? हम एम्प्लॉय है तो हम पेई है, हमको पैसा मिलेगा। पेयर कौन है? देने वाला कौन है? देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, देने वाला तो ऊपर वाला ही होता है, वो तो सही बात है। फिलहाल अभी देने वाला कौन है? ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब पेयर और पेई, पेयर और पेई मतलब पेयर कौन है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। एंड पेई कौन है? हम, वी आर द एम्प्लॉय ना, ठीक है। तो हम पेई है, तो हम अगर पेई है तो हम है एम्प्लॉय, समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? हम है एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन मस्ट बी देयर, जिसको आप बोलते हो मास्टर एंड सर्वेंट, ठीक है। वो मास्टर हो गया, हम सर्वेंट हो गए, हम काम कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं, बराबर है। तो नॉर्मली याद रखना, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, व्हाट बेटा? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन मस्ट बी देयर, ओके, क्लियर है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन मस्ट बी देयर, याद रखो। एनी सैलरी, अब उससे आपको कुछ भी मिल रहा है, देखो सब सैलरी है, एम्प्लॉयर से कुछ भी मिल रहा है ना आपको, वो सब सैलरी का पार्ट है। एनी सैलरी दे रहा है, बोनस दे रहा है आपको, कमीशन दे रहा है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप अच्छा सेल्स बढ़ा रहे हो, सेल्स इंक्रीज कर रहे हो तो आपको कमीशन दे रहा है, तो वो भी आपका क्या हो गया? सैलरी का पार्ट, क्योंकि एम्प्लॉयर से मिल रहा है ना, यू आर गेटिंग दोज फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से आपको सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है बच्चा, समझे? यानी सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन। एनी सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन ड्यू टू और रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। देखो इसमें देखना जरा, अब एनी सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन ड्यू टू और रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म is not to be regarded as salary. Such amount are taxable as profits from business in the hands of the partner. ठीक है, देखो क्या बोला मैंने, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। किसका रिलेशन होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर आपको कुछ भी सैलरी, बोनस, कमीशन दे रहा है, रेम्यूनरेशन दे रहा है, तो वो सैलरी है।
बट अब एक चीज इधर दिया मैंने, देखो, अगर कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर को मिल रहा है फर्म से, अच्छा आप मुझे बताओ जरा, सबसे बेसिक फंडा, पार्टनर जो होता है वो फर्म का एम्प्लॉय होता है क्या? दिमाग लगाओ जरा, दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। पार्टनर, एक पार्टनर उसके फर्म का एम्प्लॉय होता है? नहीं। चैट बॉक्स में आंसर आ गया मुझे, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन बेटा। नो, नो, नहीं होता। अरे भाई, पार्टनर और फर्म का रिलेशन क्या होता है? पार्टनर ओनर है। पार्टनर कौन होता है? कोई फर्म है, बराबर है, वो फर्म कैसे बना है? पार्टनर्स ने ही तो बनाया मिलके। पार्टनर्स ने ही वो फर्म को क्रिएट किया है, बराबर है, उन्होंने ही वो बिजनेस क्रिएट किया है। तो दे आर व्हाट? दे आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। दे आर ओनर्स, नॉट एन एम्प्लॉई। वो ओनर है, याद रखना। तो इधर जब रिलेशन ही नहीं बना, इधर रिलेशन बन रहा है क्या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का? नहीं, वो ओनर है। तो टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला बेटा, कि अगर कोई सैलरी, बोनस या कमीशन, रेम्यूनरेशन कुछ भी ड्यू टू और रिसीव बाय अ पार्टनर, अगर पार्टनर रिसीव करेगा फ्रॉम द फर्म से, तो वो हम सैलरी नहीं कंसिडर करेगा, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सैलरी। सिंपल सा फंडा है, बिकॉज वो फर्म आपका ही है, आप ओनर हो, बराबर है। हाँ, वो फर्म में अगर आपने एम्प्लॉय रखा है तो वो अलग बात है, एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज है उनको मिल रहा है तो वो तो सैलरी हो गए, बट आप पार्टनर हो, आपका ही फर्म है वो, सो यू आर द ओनर, राइट? तो अगर आप कुछ सैलरी, बोनस, कमीशन ये सब लेते हैं, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सैलरी, दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर, okay? That will not be considered as what? Salary. Such amounts are taxable as profits from business in the hands of partner. अब पार्टनर और पार्टनर एंड फर्म है, मतलब बिजनेस हो गया ना उसका बेटा, वो ओनर है। तो ऐसा कुछ भी अमाउंट मिलेगा ना बेटा, तो याद रखने का, वो क्या होगा? टैक्सेबल एज प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, बराबर है। तो कौन से हेड में दिखाएगा अपना? वो थर्ड वाला हेड। सैलरी के बाद कौन सा आता है? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के बाद कौन सा आएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। तो थर्ड वाले हेड में दिखाएगा, सैलरी में नहीं दिखाएगा। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, अगर पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है, सैलरी, बोनस, कमीशन, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सैलरी, दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सैलरी। दिमाग में रखना, बराबर है। वो क्या होगा? दैट विल बी प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। ये पॉइंट देखो, स्पेशल पॉइंट है, और स्पेशल पॉइंट दिमाग में रखने का, ठीक है? नाउ फाइनली नेक्स्ट, लास्ट, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुना है? एमपी। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी सुना है ना सब लोगों ने? हाँ, राइट है। तो एमपी और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज एमएलए। एमपी, एमएलए, जिसको हम बोलते हैं एमपी को क्या? सांसद। क्या बोलते हैं बेटा? सांसद। और एमएलए को क्या बोलते हैं? विधायक, राइट? तो एमपी सांसद हो गए, एमएलए क्या हो गए? विधायक। विधायक म्हणजे काय? आमदार, राइट है? सुना है ना? आमदार एंड खासदार, ठीक है? तो द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज एमपी, और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये भी चीज याद रखना, दिस ऑल्सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट। अब आप बोलोगे सर इधर तो सैलरी मिल रहा है, इधर तो सैलरी मिल रहा है, तो इसको सैलरी क्यों ट्रीट नहीं किया? इसीलिए तो लिखा है अलग से पॉइंट, याद रखो। अगर कोई भी सैलरी या अलाउंसेस मिलेगा एमपी एंड एमएलए को, तो वो सैलरी नहीं होता। द रीजन इज व्हाट? बराबर है, क्यों सैलरी नहीं होगा? सिंस द एमपी और द एमएलए इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार के एम्प्लॉय नहीं है। एमपी या एमएलए जो विधायक और सांसद है, वो सरकार के एम्प्लॉय नहीं है वो, बराबर है कि नहीं?
is not an employee of the government or the parliament or the assembly. They are not an employee. याद रखना क्या, वो एम्प्लॉय नहीं है बच्चा लोग, वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है. दे आर नॉट एन एम्प्लॉय. समझा, वो हमारे बेस पे आते हैं बेटा, वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं. वो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट, पब्लिक. वो सरकार के एम्प्लॉय नहीं है. दैट इज वाई अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन भी नहीं आया. एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं आया. इफ देयर इज नो रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो उस इनकम को आप सैलरी कैसे कंसिडर करेंगे, हाउ? समझा? दैट इज व्हाई it is given here. So remember it everyone. The salaries and allowances of member of parliament, MP or MLA are taxable as income from other source. तो ये क्या हो जाएगा, income from other source. याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में बहुत आता है बेटा ये. ठीक है, तो सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए. क्या फिक्स होना चाहिए? सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP and MLA are taxable as income from other source. बस, that you all have to remember it. बराबर है. रीजन भी बताया मैंने, क्या रीजन है? बिकॉज MP MLA सरकार के एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है वो. समझा? तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो सैलरी कैसे ट्रीट होगा? उनको जो इनकम मिलेगा गवर्नमेंट से वो सैलरी नहीं ट्रीट होगा बेटा. समझा कि नहीं? दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. समझा? मालूम पड़ा? अभी किसी के फादर समझो MLA है तो पूछ लेना जाके कि पापा आपको जो इनकम फ्रॉम सैलरी मिलता है, ऐसा बोलोगे आप, इनकम फ्रॉम सैलरी, वो सैलरी है? बोले नहीं बेटा, वो इनकम फ्रॉम सैलरी है ही नहीं. दैट इज व्हाट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. जब वो रिटर्न फाइल करेंगे तो जो भी सैलरी मिल रहा है उनको, ऐसा समझ रहे हो जो तुम सैलरी मिल रहा है, नहीं वो सैलरी नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएंगे. बिकॉज उसको सैलरी कंसिडर नहीं करते, बिकॉज दे आर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव. समझा? तो अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं आया तो सैलरी कंसिडर नहीं होगा. बस ये चीज बेसिक फंडा आप लोग को याद रखना है बेटा. समझ गया? तो ये बेस. सी, कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर्मेट. तो वर्कशीट है, फॉर्मेट है. तो सबसे पहले बेटा सैलरी, नॉर्मल सी बात है, जो भी आपको सैलरी मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से, वो सैलरी जो भी है आपका वो दिखा दो इन ग्रॉस सैलरी आना चाहिए. बराबर है? मालूम पड़ा? ग्रॉस सैलरी अगर नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहता है नेट सैलरी है और कुछ डिडक्शंस दिए रहते हैं, वो डिडक्शंस प्लस कर दो. बराबर है? तो ये सब प्रैक्टिकल जब देखोगे तो मालूम पड़ेगा. तो याद रखो ग्रॉस मतलब टोटल सैलरी आना चाहिए. ठीक है? मालूम पड़ा क्या होना चाहिए? ग्रॉस. तो जो भी नेट है प्लस डिडक्शन, मतलब कुछ TDS काट लिया है, एम्प्लॉयर ने TDS डिडक्ट कर लिया, प्रोफेशनल टैक्स पहले ही डिडक्ट कर लिया, तो वो सब प्लस होना चाहिए इधर. मतलब पूरा आपका सैलरी किसमें दिखना चाहिए? ग्रॉस सैलरी. और बेटा ग्रॉस, तो सैलरी जो भी रहेगा, फर्स्ट वन इज व्हाट बेटा? ग्रॉस सैलरी. फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? अगर आपको कुछ एडवांस मिल गया है, क्या बेटा? एडवांस में पैसा मिल गया है तो वो भी आपका सैलरी का पार्ट बन गया. या कुछ एरियर्स रिसीव्ड हुआ, एरियर्स मतलब पिछले टाइम का, लास्ट ईयर का कुछ एरियर्स मिल गया, तो वो भी अभी सैलरी बन गया, आपका सैलरी का पार्ट हो गया. बराबर है? तो अगर याद रखना सैलरी सब प्लस होते जा रही है, इट मींस व्हाट? आपकी इनकम राइज होगी. इनकम राइज होगी तो आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा. जितना आइटम प्लस होगा उतना आपका टैक्स बढ़ेगा, क्योंकि जो जो प्लस होगा वो इनकम को बढ़ाएगा, और इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा. याद रखना, सिंपल सा फंडा. तो याद रखो, बेसिक दिया मैंने इधर, बेसिक एकदम सिंपल बेसिक. पहला पार्ट है, सब देखो जो मेन हेडिंग है सब हाईलाइट किया मैंने. ठीक है? तो मेन हेडिंग पहला सैलरी है. सैलरी में क्या हो गया बेटा? ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी में भी क्या रहेगा? अगर कुछ नेट है उसमें डिडक्शन ऐड कर दो. एडवांस मिला है या कोई एरियर्स मिले, एरियर्स मतलब बकाया, कुछ पिछले सालों का कुछ बकाया मिला है तो वो भी प्लस करना है आपको. दैट्स इट. ठीक है? फिर सेकेंडली, अगर आपको कुछ भी अलाउंसेस मिल रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर आपको अलाउंसेस दे रहा है, लाइक DA मिलता है, डियरनेस अलाउंस, जिसको आप जानते हो महंगाई भत्ता, महंगाई बढ़ती रहती है ना, तो उसके हिसाब से DA मिलता है, तो वो भी सैलरी का पार्ट है, प्लस हो जाएगा. मतलब दिख रहा है सब, ये जो जो प्लस होते जा रहा है, बराबर है, वो सब सैलरी को बढ़ाएगा,
सैलरी को बढ़ाएगा तो सैलरी की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली योर टैक्स विल ऑल्सो राइज, योर टैक्स विल ऑल्सो राइज। ठीक है, तो याद रखना। अभी अलाउंसेस में फर्स्ट हो गया डीए, डियरनेस अलाउंस। सेकेंड आपका है क्या बेटा, इंटरटेनमेंट अलाउंस। जो भी इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा, देखो जो भी अलाउंसेस है, खाली अलाउंस का नाम याद रखो, जो भी अलाउंस आएंगे सब सैलरी में प्लस होते जाएंगे। डीए, डियरनेस अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, बरोबर है, हाउस रेंट अलाउंस, एक्सपेंस के लिए अलाउंस मिल रहा है, तो ये सारे अलाउंसेस। इंटरटेनमेंट मतलब इंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है, और ये इंटरटेनमेंट अलाउंस नॉर्मली बराबर है मिलता सबको है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होता है, क्योंकि वो सैलरी में से डिडक्शन मिलता है, सैलरी में से उसको डिडक्ट भी करते हैं बाद में, तो वो इतना ध्यान मत दो फिलहाल। अभी याद रखो कि जो भी है डियरनेस अलाउंस, मौज मस्ती के लिए जो भी अलाउंस मिला है, लीव ट्रेवल अलाउंस, ट्रेवल के लिए अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, भाड़े पे रह रहे हो आप तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, बराबर है, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। एक्सपेंस अलाउंस, तो ये सब अलाउंस आपके सैलरी के पार्ट हो गए, बराबर है। और उसमें से याद रखो, देखो लीव ट्रेवल अलाउंस में से कुछ, लीव ट्रेवल अलाउंस में से सम पार्ट विल बी एग्जेम्प्टेड, कुछ पार्ट आपका एग्जेम्प्ट होता है, तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना एग्जेम्प्ट करना है, तो एग्जेम्प्ट वाला क्या करना है, माइनस कर देना। एग्जेम्प्ट रहेगा, अगर इसमें समझो लीव ट्रेवल अलाउंस 1000 रुपीज आपको मिला है और बोल रहा है 200 एग्जेम्प्ट है, तो 200 पे टैक्स नहीं भरना है आपको, तो वो 200 डिडक्ट कर दो। अरे भाई अगर डिडक्ट कर देगा तो आपका टैक्स बच जाएगा ना, माइनस कर दोगे तो आपकी इनकम कम, इनकम कम दिखेगी तो आपका टैक्स भी कम हो जाएगा, राइट, तो एग्जेम्प्ट। फिर हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है, उसके लिए भी है प्रोसीजर, तो हाउस रेंट अलाउंस में भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है। अभी समझो आपको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला है, 50,000, तो 50,000 में से वहां एक क्राइटेरिया होता है, कैलकुलेशन क्राइटेरिया, ठीक है, वो क्राइटेरिया करके आपको समझो एग्जेम्पशन कितना मिल गया, 20,000, तो 20,000 आपका माइनस हो जाएगा, मतलब उस 50,000 में से 20,000 माइनस, तो 20,000 के ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ी ना आपको, समझा, उतना इनकम आपका कम हो गया ना। पहले आप 50,000 पे टैक्स भरते हैं, अगर हाउस रेंट अलाउंस होता तो 50,000 का टैक्स लगता, 50,000 के ऊपर, अब 20,000 माइनस हो जाएगा, तो टैक्स कितने के ऊपर भरना पड़ेगा, सिर्फ 30,000, ऐसा। तो एग्जेम्प्ट वाला रहेगा तो वो उसमें से माइनस कर देना, ठीक है, अगर इंक्लूड है तो, जैसे हाउस रेंट अलाउंस पूरा 50,000 है, उसमें से बोल दिया एग्जेम्प्ट 20,000, तो वो 20,000 माइनस करना है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। इसका हाउस रेंट अलाउंस का पूरा एक फॉर्मेट होता है, कितना रेंट रिसीव किया है, मतलब कितना रेंट पेड किया है, माइनस 10% ऑफ एक्सेस सैलरी, बराबर है, एम्प्लॉयर से कितना रिसीव किया है, तो वो सब फिलहाल अभी नहीं देखना है, खाली इधर याद रखो हाउस रेंट अलाउंस। एक्सपेंस का अलाउंस जो भी मिलेगा वो भी आपका सैलरी का पार्ट है, उसमें से अगर कुछ एग्जेम्प्ट रहेगा, जितना भी पोर्शन एग्जेम्प्ट रहेगा वो माइनस करना है। तो सिंपल सा फंड है। फर्स्ट पेज में क्या बोल रहा है बेटा आपको, जो भी आपके सैलरी या अलाउंस है, जो भी आपके सैलरी या अलाउंस है सब प्लस हो जाएंगे, बराबर है, सैलरी अलाउंस प्लस करो, उसके ऊपर इनकम टैक्स आपको भरना पड़ेगा। पहला पेज, फर्स्ट पेज, आगे भी है और, तो फर्स्ट सैलरी हो गया, सेकंड अलाउंस, हाँ अगर कुछ एग्जेम्पशन रहेगा, एग्जेम्पशन तो वो क्या हो जाएंगे, डिडक्ट, ठीक है, कुछ एग्जेम्पशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, याद रखना, बराबर है। तो ये हो गया फर्स्ट सैलरी एंड अलाउंसेस, और नॉर्मली आपको क्वेश्चन में ये सब दिखेगा, बराबर है कि नहीं, एग्जेम्पशन भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, जैसे पता ना 50,000 का सैलरी, 50,000 का हाउस रेंट अलाउंस मिला है, एग्जेम्प्ट 20,000, तो 20,000 माइनस कर दो उसमें से, दैट्स इट। तो ये फर्स्ट पार्ट दैट इज सैलरी एंड अलाउंस। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब वो नेक्स्ट पार्ट करने से पहले एवरीवन एवरीवन पुट योर द नेक्स्ट पार्ट, एन्यूटी, अगर कुछ भी एन्यूटी मिल रहा है सालाना, कुछ भी आपको एन्यूटी मिल रहा है फ्रॉम एम्प्लॉयर, एन्यूटी का कुछ भी मिल रहा है आपको, राइट है, तो वो एन्यूटी भी आपका क्या हो गया, सैलरी का पार्ट। मतलब देखो इधर जो भी सैलरी है वो तो है ही आपका सैलरी, प्लस जो भी आपको अलाउंसेस मिल रहा है वो भी सैलरी का पार्ट हो गया, आपको एन्यूटी मिल रहा है एनुअली, वो भी आपका सैलरी का पार्ट है, हाँ उसमें एग्जेम्पशंस भी है, तो एग्जेम्पशन दिया रहेगा, समझो आपको एन्यूटी मिल रहा है 1 लाख का, उसमें क्या बोल रहा है, एग्जेम्प्ट हो गया 30,000, तो 30,000 माइनस कर दो, 30,000 विल बी डिडक्टेड, राइट है, तो आपको
कितने के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा? 70,000। 70,000 आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। तो जो भी एन्युटी मिल रहा है, सालाना कुछ अमाउंट मिल रहा है आपको, पेंशन मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इधर पेंशन, ठीक है। अब पेंशन के लिए ध्यान देना, पेंशन वाला वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो पेंशन आपको मिल रहा है एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर ही पेंशन देगा, नॉर्मल सी बात है। तो पेंशन अगर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? सैलरी का पार्ट हो जाएगा। अगर आपको पेंशन मिल रहा है तो वो आपके सैलरी का पार्ट है, याद रखो, समझा? पेंशन इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। अब पेंशन में अनकमिटेड पेंशन मतलब क्या होता है? जो मंथली पेंशन मिलता है रिटायरमेंट होने के बाद, हर महीने जो आपको मिल रहा है, वो मंथली पेंशन हमेशा याद रखना टैक्सेबल होता है। क्या होता है बेटा? टैक्सेबल। उसके ऊपर आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। जो मंथली पेंशन मिलता है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो पेंशन का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।